वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का कपिलवस्तु। आपको बता दूं अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम यानी को करिकुलर है ये स्नातक का यानी कि बीए का, विज्ञान यानी कि बीएससी, वाणिज्य यानी कि बीकॉम, गृह विज्ञान यानी कि आपको बता दूं जैसे कि बीएससी होम साइंस एक होती है तो उसके लिए भी, और बीबीए बीसीए का जो पंचम सेमेस्टर होता है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में उसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना होता है। हालांकि केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि सभी विश्वविद्यालयों में नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी उसके अकॉर्डिंग हर एक यूनिवर्सिटी में फिफ्थ सेमेस्टर में ही नहीं बल्कि हर एक सेमेस्टर में एक को करिकुलर कोर्स पढ़ना होता है। उसी को करिकुलर कोर्स के रूप में एनालिटिक एबिलिटी आपके पाठ्यक्रम में संकलित था। मैंने इससे पहले 4-5 मॉडल पेपर आपको लगातार दिए थे, लगातार मैं इसकी तैयारी करवा रहा था और लगभग अधिकतर प्रश्न जो है रीजनिंग वाले जो भी हैं सब हमारे द्वारा बताए गए आए थे। कंप्यूटर वाले भी बहुत सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए आए थे। तो आज का जो वीडियो है इसी पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो ये प्रश्न पत्र जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, लेकिन ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 3 तारीख को और 4 तारीख को परीक्षा लगी हुई है। तो उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट यानी बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो आप लोग इस पेपर में पूछे गए प्रश्नों को आप एकदम से याद कर डालिएगा, कंप्यूटर वाले प्रश्नों को। और जो रीजनिंग वाले प्रश्न हैं उसके लिए तो मैं लगातार मॉडल पेपर दे ही रहा हूं। एक आध दो मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा, अगर आप कहेंगे तो रिवीजन आपकी हो जाएगी। बाकी आप लगातार रिवीजन कर ही रहे। प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट एनालिटिक एबिलिटी के मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये बीए पंचम सेमेस्टर बीएससी बीकॉम सभी के लिए है। तो बीएससी बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के जितने छात्राएं हैं सब इसको देख डालिए। इससे पहले 2 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को मैंने और सॉल्व करवाया है और ये 3 हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन पेपर जो होंगे अगर आप इन तीनों को ही देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है। मैं तो कहूँगा जितना ज़्यादा वीडियो देख पाओ उतना ज़्यादा देख डालो मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीव्र गति से मैं आगे बढ़ूंगा। आइए अब आगे बढ़ते। 31 तारीख को पेपर हुआ है, यानी कि ये पेपर आपका कितने तारीख को हुआ है भाई? 31 तारीख को, यानी कि आज ही ये पेपर हुआ है। और तुरंत बच्चे ने मेरे पास ये पीडीएफ सेंड कर दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और तुरंत मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया। अब आइए अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आपके आंसर पर डिपेंड मतलब कि समझते हैं। देखिए 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, केंद्र की ओर एक वृत्त में मुंह करके बैठे हैं, मतलब एक वृत्त की ओर देख रहे हैं, यानी एक ये वृत्त है इसमें 5 लोग बैठे हैं। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको समझाते हुए भी आगे बढ़ूंगा ताकि आपको एक मॉडल पेपर के रूप में भी हो। अगर मैं चाहूँ तो केवल आंसर बता करके भी आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बच्चों का फायदा होगा, बाकी विश्वविद्यालयों के बच्चों का फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए अब हल कर लेंगे कैसे हल किया जाता है। देखिए कह रहा है कि ई डी के बाईं ओर बैठ। सबसे पहले आप एक वृत्त बना लें। ऐसे आप 6 व्यक्ति हैं तो 6 जगह आप ऐसे ऐसे लाइन खींच लें। 6 जगह यानी कि 6 व्यक्तियों को हमको बैठाना है। सिंपल सा है। क्या प्रश्न जब भी ऐसे हल करें तो बहुत ही सरल होते हैं। मैंने आपको बताया केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इनका दायां जो होगा वो ऊपर की ओर होगा और जो बायां होगा वो इधर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। यानी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सीधा सीधा आप मतलब केंद्र की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब कि उनका दाएं हाथ पर, आपके दाएं हाथ पर जो होगा वही उनका भी दायां होगा, और जो आपके बाएं हाथ पर होगा वो मतलब उनका भी बायां होगा। अब यहाँ पर देखिए ई डी के बाईं ओर बैठा है। कह रहा क्या कि ई जो है डी के किस ओर बैठा है? बाईं ओर बैठा है। तो मान लेते हैं अगर डी यहाँ पर मैं बैठा देता हूं तो डी का बायां कौन होगा? डी का बायां इधर होगा, ये वाला। तो आप यहाँ पर ई को बैठा देंगे, बिल्कुल बैठा देंगे, यानी कि ई जो है डी के बाईं ओर बैठा है। तो ई बैठा है किसके? डी के बाईं ओर बैठ गया। ठीक है, सी की सीट ए और बी के बीच में है। सी की सीट ए और बी के बीच में है, और आगे कह रहा कि एफ ई और ए के बीच में है। ई और ए के बीच में, यानी कि ए यहाँ पर अगर रखेंगे तो ई और ए के बीच में कौन होगा? यफ होगा। यफ हो जा गया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। और इसके अलावा आपसे और क्या कह रहा है? आपसे आगे कह रहा है कि सी की सीट ए और बी के बीच में है। तो ए और बी के बीच में किसकी सीट है? ए और किसके बीच में? बी के बीच में सी की सीट है। 3 और 3 6। हाँ, क्या कह रहा है? ए और बी के बीच में। तो ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर बैठ जाएगा। तो सी की सीट कहाँ पर हो जाएगी? ऑटोमेटिक किसके बीच में हो जाएगी? ए और बी के बीच में हो जाएगी सी की सीट। तो ए और बी के बीच में किसकी सीट है? किसकी सीट है भाई? ए और बी के बीच में सी की सीट हो गई। और यहाँ पर और क्या कह रहा है कि यफ जो है ई और ए के बीच में है। ई और ए के बीच में यफ भी हो गया। ठीक है, ई डी के बाईं ओर है, ई जो है डी के बाईं ओर है, ये भी हो गया। यानी सभी आपका कॉलम पूरा कर रहा। तो सी के ठीक दाएं कौन बैठा है? सी के ठीक दायां। सी का ठीक दायां क्या होगा?
सी का अब उल्टा करके अगर आप देखेंगे एक केंद्र की ओर बैठा तो यहाँ पर जाएंगे, सी का ठीक दायां जो होगा वो ए हो जाएगा। सी का ठीक दायां कौन सा होगा भाई, सी का ठीक दायां जो होगा ए हो जाएगा। ए ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए जो है वो सी के ठीक दाएं है, ठीक है। तो दायां क्या होगा सी का दायां ए इधर होगा, ठीक है। और सी का बायां जो होगा इधर होगा, चूंकि आप देखेंगे ऊपर से देखेंगे सी के जगह पर आप जाकर के खड़े होंगे अगर, तो फिर अगर इधर की ओर देखेंगे तो इसका जो दायां होगा किधर होगा, वो इस तरफ होगा ए की तरफ, और इसका बायां होगा बी की तरफ। यहाँ पर देखें एक बार फिर से, क्या ये कॉलम पूर्ति कर रहा है सभी का सभी, बिल्कुल कर रहा है। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भाई देखिए ई डी के बाईं ओर है, ई जो है आपका डी के बाईं ओर है, बिल्कुल ई डी के बाईं ओर है, ठीक है। ए और बी के बीच में सी है, सी की सीट ए और बी के बीच में है, सी की सीट ए और बी के बीच में है, बिल्कुल है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो है यफ जो है ई और ए के बीच में है, ई और ए के बीच में कौन है, यफ है, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल चल रहा है। सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाएं ए बैठा है, ए ऑप्शन ए में दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर, आगे देखिएगा तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न है, ये भी आपका उसी टाइप का प्रश्न है। एक गोला आप देखेंगे पी क्यू आर एस टी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, वृत्ताकार मेज है तो 1 2 3 4 और 5 ही लोग हैं, 4 और 1 5। आर पी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। मान लेते हैं आर जो है आर पी के दाईं ओर बैठा है और यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब कोई आर मान लेते हैं, अगर मैं आपको आर के बारे में अगर बताऊं तो जान लें कि आर कहाँ पर बैठा है। सिंपल सा अगर देखेंगे तो आर जो आपका बैठेगा, देखें एक मिनट के लिए, आर की अगर मैं बात करूं तो आर मान लेते हैं अगर यहाँ पर है तो आर पी के दाईं ओर है, पी के दाईं ओर है। अब पी कहीं पर होगा, यानी पी का दायां कौन होगा, देखिए पी के दायां यानी कि पी का दायां ऊपर होगा, बिल्कुल। तो आर पी के दाईं ओर है, बिल्कुल मैंने बैठा दिया। लेकिन आर ही यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यस जो है यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है आर। यही कह रहा है कि जो आर है वो पी के तो दाईं ओर है, पी के दाईं ओर हो गया, लेकिन आर के मतलब यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो यस का बायां कौन होगा, यस का बायां कौन होगा भाई, देखिए फटाफट से आप बताएंगे यस का बायां कौन होगा। यस का बायां देखिए अगर मान लेते हैं यस यहाँ पर हम बैठाते हैं तो 1 2, ठीक है। यस का बायां इधर ही होगा, यस का बायां इधर, बिल्कुल ठीक चल रहा है। यस का बायां उधर होगा चूंकि, हाँ बिल्कुल। तो यस के बाएं पहला दूसरे स्थान पर आर है और पी के दाहिने तरफ है, ठीक है आर, बिल्कुल आर पी के दाईं ओर है, ये भी हो गया। आगे कह रहा है टी पी और यस के बीच में नहीं है, टी जो है पी और यस के बीच में नहीं, तो पी और यस के बीच में यानी कि यहाँ पर आपका टी नहीं होगा, तो टी का जगह एक स्थान और बच रहा है, टी यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल टी को मैंने बैठा दिया। आगे कह रहा है कि आर के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। अब यहाँ पर देखेंगे यस टी पी क्यू बैठ गया, मतलब कि पी आर और टी एस बैठ गया, तो बच कौन रहा है, क्यू बच रहा है, तो क्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर बैठ जाएगा। अब कर प्रश्न कर रहा है कि आर के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो आर का बायां सबसे पहले देखें कौन होगा। आर का दायां इस तरफ है और बायां इस तरफ है, तो आर के बाएं दूसरे स्थान पर आपसे पूछ रहा है, तो पहले पे पी है और दूसरे पे क्यू है। क्यू ऑप्शन नंबर कहीं पर मिल रहा है, तो बिल्कुल ए ऑप्शन में मिल रहा है, क्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका, क्यू इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तीसरा नंबर प्रश्न है, ये भी कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है, गोला कि ए बी सी डी ई एफ यानी 6 लोग हैं वृत्ताकार मेज पर, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग एक वृत्ताकार मेज पर जो है बैठे हैं। ए ई देखिए अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर चल रही कि यहाँ पर विपरीत उपरीत बोल रहा है, तो सीधा सीधा अब यहाँ पर दूसरी ट्रिक हमको लगानी पड़ेगी। दूसरी ट्रिक क्या की, ऐसे कर लें, ये ठीक है, 6 लोग हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे ए ई और एफ के बीच में है, बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, मैंने बैठा दिया। किसको किसको, हमने बैठा दिया कि भाई क्या कह रहा था आपसे कि ए ई और एफ के बीच में है। मान लेते हैं अगर ए यहाँ पर मैं बैठाऊंगा तो ई, अब देखें अभी ए यहाँ पर है और एफ यहाँ पर भी हो सकता है, ई यहाँ पर भी, एफ यहाँ पर, मतलब कि अभी क्लियर नहीं है कि ई और एफ कहाँ बैठेंगे। आगे पढ़ते हैं, ई डी के विपरीत है। मान लेते हैं अगर ई मैं यहाँ पर बैठाता हूँ तो डी यहाँ पर मुझे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ई यहाँ पर बैठाऊंगा तो हमको यहाँ पर ही बैठाना पड़ेगा, मतलब कि डी। मान लेते हैं यहीं पर हमने बैठा दिया, चलो मैंने बैठा दिया इसको, ई के विपरीत डी बैठ गया, ठीक है। सी ई के पड़ोसी स्थानों में से किसी एक में नहीं है,
सी जो है ई के पड़ोसी स्थानों में से किसी एक में नहीं है, तो ना तो ये सी इधर पड़ेगा ना इधर पड़ेगा, तो सी आपका इधर पड़ जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए और यफ के बीच में ए है, तो यानी कि यफ यहां पर होगा। आगे कह रहा है कि ई डी के विपरीत है, ई डी के विपरीत भी हो गया। क्लियर? चले, पड़ोसी स्थानों में से किसी, मतलब सी जो है ई के पड़ोसी स्थानों में से किसी एक स्थान पर नहीं है, तो मान लेते हैं ई का पड़ोसी स्थान एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहां पर भी नहीं बचे बैठेगा, तो यानी कहां पर बैठेगा, कहां पर बैठेगा भाई, सी जो है तो ई के पड़ोसी स्थानों में से नहीं, तो यहां पर बैठेगा। अब बच कौन रहा है आपका, बच कौन रहा है भाई, ए बी, बी आपका बच रहा है, तो बी आपका यहां पर हो जाएगा। क्लियर? तो अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि बी के विपरीत कौन बैठा है, बी के विपरीत कौन बैठा है, फटाफट से आप बताएंगे, बी के विपरीत कौन बैठा है बताइएगा। बी के विपरीत बिल्कुल सी बैठा है, बी के विपरीत, सॉरी बी के विपरीत यफ बैठा है, ऑप्शन नंबर इसका यफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बी के विपरीत कौन बैठा है, बी के विपरीत यफ आपका बैठा है, बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि ई के विपरीत डी ऑटोमेटिक दिया हुआ है, ए के विपरीत सी दिया हुआ है, तो बी एफ के विपरीत। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, ए बी सी डी ई एफ वृत्त में खड़े हैं, यानी कोई वृत्त है इसमें खड़े हैं, बी डी और सी के बीच में है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अब देखें बी डी और सी के बीच में है, बी कोई है, मान लेते हैं बी ए है, सी और डी के बीच में है बी। ठीक है, मान लेते हैं कि बी जो है किसके किसके बीच में है, सी और डी के बीच में है, ए ई और सी के बीच में है। ए जो है किसके किसके बीच में है, अब अगर मान लेते हैं बी जो होगा, ए और यफ के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये प्रश्न करा। अच्छा, यहाँ पर यफ डी के बाईं ओर, यफ जो है डी के दाईं ओर है, कोई यफ है जो डी के दाईं ओर है, तो डी मान लेते हैं अगर यहाँ पर होगा, यफ यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो बी और सी के बीच में बी है, मतलब कि डी और सी के बीच में बी है, तो डी यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए डी जो है डी और सी के बीच में बी हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और करा, ए जो है ई और सी के बीच में है, तो ई और सी यानी ई यहाँ पर अगर हम रख देंगे तो ए यहाँ पर रख देंगे, तो ये देखिए ई और सी के बीच में ए हो गया, हो गया। यफ डी के दाईं ओर है, यफ जो है डी के किधर ओर है, अब दाईं ओर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डी का दायां कौन होगा, डी का दायां कौन होगा, तो डी यहाँ पर बैठेगा, तो सी और बी ऑटोमेटिक, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्लियर क्या, बी सबसे पहले कह रहा है बी डी और सी के बीच में है, तो बी जो है सी और डी के बीच में बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। ए जो है ई और सी के बीच में है, ए जो है ई और सी के बीच में बैठ गया। क्लियर? आगे कह रहा है यफ डी के दाईं ओर है, तो यफ जो है डी के दाईं ओर, डी का दायां कौन होगा, ऊपर होगा, तो डी के दाईं ओर है यफ, बिल्कुल बैठ गया। अब आपसे कह रहा है ए और यफ के बीच में कौन सा अक्षर है, ए और यफ के बीच में कौन सा अक्षर है, ए और यफ के बीच में कौन सा अक्षर पड़ेगा भाई, ए और यफ के बीच में, ए और यफ के बीच में ई अक्षर पड़ेगा। ई ऑप्शन नंबर डी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुख करके जो है बैठे दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, तो एक वृत्ताकार सीमा में खड़े हैं, बी एफ और सी के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो बनाया है जिन्होंने 3 3 6, मतलब कि उतना जबरदस्त तरीके से नहीं बना पाए, सारे चैप्टर से इन्होंने प्रश्नों को नहीं रख पाए हैं। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है, चले जो भी था आपके लिए था, इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा था, खूब अच्छे तरीके से समझाया है। चले समझे इसको, प्रश्न क्या आपसे कह रहा है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, एफ डी के बाईं ओर है, ये तो हो गया ना।
नहीं वही चीज नहीं, दूसरा है। चले, तो ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार सीमा में खड़े हैं, बी एफ और सी के बीच में है। अब मैंने किया क्या, चले हल कर लेते हैं इसको भी भाई। समय लग रहा है थोड़ा सा इसमें, लेकिन अभी मैं और प्रश्नों को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाऊंगा। इसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बैठाने में दिक्कत, अभी गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। बी एफ और सी के बीच में है, तो मान लेते हैं कि बी जो है किसी इसके बीच में है, बी आपका किसकी किसके बीच में है, बी एफ और सी के बीच में है। अब मान लेते हैं अगर एफ यहाँ पर हो जाएगा तो सी यहाँ पर होगा और बी उसके बीच में होगा, मैंने बैठा दिया। सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में कौन है, बी है, बिल्कुल हो गया। ए ई और डी के बीच में है, ए जो है ई और डी के बीच में है। अब मान लेते हैं ई अगर यहाँ पर बैठाते हो तो डी आपका यहाँ पर बैठेगा और उसके बीच में आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल मैंने बैठा दिया। एफ डी के बाईं ओर है, एफ जो है वो डी के, एफ डी के बाईं ओर है क्या, डी के बाईं ओर, बिल्कुल डी का बायां किधर होगा, डी का बायां, बिल्कुल। तो डी के बाईं ओर एफ है, बिल्कुल ठीक है। ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए और एफ के बीच में डी बैठा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पांचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पांचवें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर इस नंबर सिस्टम मिसिंग नंबर वाला आपने अगर देखा होगा तो मिसिंग नंबर का जितना भी प्रश्न पूछा गया है सब हमारे द्वारा बताए गए ही पूछा गया है। जो मैंने आपको बताया था वही आपको पूछा गया। लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब लुप्त संख्या, इसमें मैंने आपको बताया था ट्रिक क्या, कि 7 दूनी 14 प्लस 2 16, 16 दूना 32 प्लस 2 34, 34 दूना 68, 68 प्लस 2 70, 70 दूना 140 प्लस 2 142, ठीक है। 142 दूना 284, 284 प्लस 2 286। यानी कि इसमें क्या किया जा रहा है, 7 दूनी 14, 2 से गुणा 2 जोड़, 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 यानी कि 34 दूना 68, 68 और 2 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 70। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, बिल्कुल। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। ये तो मैंने आपको सभी प्रश्नों को बताया था, ये प्रश्न थोड़ा सा आपका आ गया था, इसको मैंने नहीं बताया था, लेकिन इसका ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये समकोण त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे 3 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, जोड़ 2 25, 25 यानी कि इसका वर्गमूल निकालो 25 का, 5 पचाहम 25, 5 यहाँ पर आया, यानी सेम सेम क्या चल रहा है, पचाहम 25, 12 बार यहाँ 144, जोड़ 2 169 हो जाएगा, 169 13 का वर्ग, बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पर क्या चलेगा, 15 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 225, और 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। दोनों में से अगर घटा देंगे तो 289 में से अगर आप घटाओगे 225, 9 में से 5 गए कितना बचेगा 4, 8 में से 2 गए 6, 64, 64 किसका वर्ग होता है 8 का। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या भरा जाएगा 8, 8 ऑप्शन में कहीं पर दिया है 8, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि लंब स्क्वायर कर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ पर सूत्र अगर देखें, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ठीक है। यही यहाँ पर फार्मूला चल रहा है सीधा सीधा। हालांकि यहाँ पर फार्मूला गणित कोई नहीं चल रही, कोई लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपको रीजनिंग की भांति ही मैंने आपको समझा करके दिखा दिया। लंब ये होता है, लंब कौन सी भुजा होती है, लंब ये होती है, और आधार ये होता है, कर्ण ये होता है। तो लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर और आपका क्या आ जाएगा कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आप करोगे बराबर, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये सब बराबर होने चाहिए। अब देखें 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 9 25, पचाहम 25, तो 25 बराबर 25 के आ गया, यानी ऐसे ही आपको यहाँ पर भी चेक करना था। तो 8 अगर यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको भी मैंने आपको बताया था, ये भी मिसिंग नंबर का आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, देखें मैंने बताया था कि 7 दूनी 14 आ गया, ठीक है, 15 दूना 30 आ गया, 7 9 सत्ते 63 आ गया, ऐसे ही 15 9 135, 135 यहाँ 45 चौके 60 50 75 छक्का 90 सत्ते 5 अट्ठे 20 9 35 125, बिल्कुल करेक्ट आंसर 135 इज राइट आंसर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। ये मिसिंग नंबर का ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है भैया, इसमें क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर करके क्या कि 1 का क्यूब करके 1 माइनस बराबर 0, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। ऐसे ही यहाँ पर 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्या करोगे 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का क्यूब करके, ठीक है, 2 का क्यूब करके 2 का क्यूब करो और 1 घटा दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 बराबर कितना होता है 7, 7 आ गया यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर क्या किया गया है, 3 का क्यूब करके 1 माइनस कर दिया गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 माइनस 1 बराबर 26। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा 4 का क्यूब होगा, 4 चौको 16 चौको 64, 64 माइनस 1 बराबर
65, 65 करेक्ट आंसर कहीं पर दिया गया है 65 ऑप्शन में, बिल्कुल 65 क्या दिया गया है, 1 मिनट, 4 चौको 16 चौको 64, 64 माइनस 1 कितना होता है, 64 माइनस 1 63 होता है। तो 63 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। वो थोड़ा सा जल्दबाजी में मुझसे जो है 65 वैसठ निकल गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। 63 होगा इसका डी ऑप्शन। तो ये सब मैंने आपको बताया भी था। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। यहाँ पर तिगड़म क्या चल रहा है भाई, फटाफट से आप बताओगे। यहाँ पर तिगड़म क्या चल रहा है, आप सभी लोग बताएंगे। आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर यफ आई को, यानी कि यफ का नंबर कितना होता है, यफ का नंबर क्या होता है, फटाफट से आप बताओगे। यफ का नंबर क्या होता है, यफ का नंबर होता है आपका 6, ठीक है। ये आई का नंबर क्या होता है 9, ठीक है। ओ का नंबर क्या होता है 15, 9 और प्लस जोड़ो 6 कितना होता है 15, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का प्लस करके बराबर ओ आ रहा है। ए प्लस जेड यानी ए 1 होता है। जे का नंबर कितना होता है, जे का नंबर बाबू 11, तो 11 1 कितना होता है 12, 12 पर कौन आता है, 12 पर यल, बिल्कुल। 1 मिनट, जे प्लस 1 यानी जे 10 नंबर पर आता है ना, जे 10 नंबर पर आता है। ए 1 नंबर पर 11 हो जाएगा, 11 नंबर पर आपका के आता है, बिल्कुल ठीक है। यानी दोनों को जोड़ करके जो आ रहा है वही। तो ई का नंबर कितना है, ई का नंबर कितना होता है, ई का नंबर होता है 5, ठीक है। यम का नंबर कितना होता है, मैं तेरा हीरो यानी कि 13, तो 13 और 5 कितना 18, यहाँ पर भरा जाएगा। 18 के जगह पर कौन सा नंबर आता है, 18 नंबर पर आर आता है, तो आर भरा जाएगा। आर ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन, आर इज राइट आंसर। आगे बढ़िए, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, 10वें का बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां प्रश्न का बी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नहीं आर भरा जाएगा। 11वां प्रश्न है, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, कोई दरवाजा दीवार नहीं है। सब यानी एक खिड़की है, या मान लेते खिड़की है, तो ये दरवाजा हो जाएगा, ठीक है। दरवाजा हो गया, सभी खिड़कियां क्या हैं, दरवाजे हैं। कोई दरवाजा दीवार नहीं है, तो कोई दरवाजा दीवार नहीं मतलब कि दीवार का सिंबल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कोई दरवाजा दीवार नहीं है, तो दीवार अलग बना दिया हमने, क्लियर। तो कुछ खिड़कियां दीवारें हैं, कुछ खिड़कियां दीवारें हैं, और सारी खिड़की मतलब कुछ खिड़कियां दीवारें हैं नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, तो ये गलत हो गया। कोई दीवार एक दरवाजा नहीं है, कोई दीवार एक दरवाजा नहीं है, तो कह भी सकते हैं, चूंकि यहाँ पर क्या कोई दरवाजा दीवार नहीं, तो कुछ कोई दीवार दरवाजा भी नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएंगे आपसे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, कोई दरवाजा दीवार नहीं है, तो ये सही हो सकता है। 1 मिनट, यहाँ पर क्या है, कोई दरवाजा दीवार नहीं है, कोई दीवार एक दरवाजा नहीं है, कोई दीवार एक दरवाजा नहीं है, तो ये 11वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी हो सकता है इसका, क्योंकि 2 निष्कर्ष सही हो सकता है इसका, ठीक है। लेकिन क्लियर यहाँ पर भी नहीं है, कोई दीवार एक दरवाजा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई दरवाजा दीवार नहीं है। जब कोई दरवाजा दीवार नहीं, सिंबल आप देखेंगे सभी खिड़कियां, ये खिड़की हो गई, ये दरवाजा हो गया। अब दरवाजे का और खिड़की का दूर दूर तक कोई संबंध जब नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर सीधे कह रहा कोई दरवाजा दीवार नहीं है, तो यहाँ पर मैं अगर दीवार इसको मैंने बना दिया, तो यहाँ पर देखिए कोई संबंध दिख रहा है, तो कोई दीवार एक दरवाजा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऑप्शन नंबर इसका। केवल 2 निष्कर्ष सही है, बाकी गलत है, ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। सभी कप किताबें हैं, सभी किताबें शर्ट हैं। देखिए सभी कप किताबें हैं, मान लेते हैं ये कप है, सभी कप जो है किताबें हैं, तो ये किताब हो जाएगा। सभी कप किताब हैं, ठीक है, तो किताब मैंने आपको बना दिया किताब। सभी कप किताबें हैं, सभी किताबें शर्ट हैं, सभी किताबें क्या हैं, शर्ट हैं, तो शर्ट यहाँ पर हो जाएगा, तो ऐसे सिंबल बनेगा। तो कुछ कप शर्ट नहीं है, कुछ कप शर्ट नहीं है, क्या कुछ कप शर्ट नहीं है, सारे कप शर्ट हैं वैसे तो, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, और कुछ कप शर्ट हैं, कुछ कप शर्ट हैं, बिल्कुल हैं, और कुछ कप शर्ट नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी कप किताबें हैं, बिल्कुल हैं, हमने बना दिया। सभी किताबें शर्ट भी मैंने दिखा दिया, सभी किताबें शर्ट भी हैं। अब कह क्या रहा निष्कर्ष, कुछ कप शर्ट नहीं है, क्या हम कह सकते हैं कुछ कप शर्ट नहीं है, कुछ कप शर्ट नहीं है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हालांकि जब सारे कप शर्ट शर्ट हैं तो कह नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। कुछ शर्ट कप हैं ये कह सकते हैं, कुछ शर्ट कप हैं, बिल्कुल हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 यानी कि केवल 2, ऑप्शन नंबर इसका बी निष्कर्ष सही हो सकता है, ठीक है। कुछ कप शर्ट नहीं है, कुछ कप शर्ट नहीं है, तो इसमें आप नहीं कह सकते, क्योंकि सारे का सारा पहले दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं आप, केवल 2 निष्कर्ष सही है। आगे देखेंगे 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे।
नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक आकृति को पूर्ण करता हुआ विकल्प छांटिए। तो यहाँ पर देखेंगे 13वें करेक्ट आंसर सीधा-सीधा आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल, इसमें देखेंगे ए ऑप्शन में जो मिल रहा है वही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी में आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, चूँकि आकृति जो होगी ये तो बिल्कुल बी वाली बनेगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा सी वाली आकृति जो होगी वो भी आपकी इसलिए नहीं बनेगी चूँकि ये लाइन जो बीच वाली है ये नीचे इसमें दी गई है, तो ये भी नहीं बनेगी। क्लियर? और यहाँ पर ये त्रिभुज जो है ये आपका ये यहाँ से जाकर के ऐसे मिलना चाहिए ये, ठीक है, यानी सीधा त्रिभुज। तो यहाँ पर उल्टा त्रिभुज है, तो यहाँ पर उल्टा त्रिभुज है इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये होगा और सीधे 2 लाइन यहाँ पर जाकर के ऐसे मिल जाएगी। तो इसमें ये तीनों ऐसे गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालाँकि ये लाइन जो है आपकी पूरी इधर आनी चाहिए लगभग में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिन्होंने ए लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा चित्र ए, यहाँ पर चित्र ए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए चित्र में से सही आकृति चुनिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा आप देखें, सिंपल सा बढ़िया दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्या बनने वाला है आपका, देखें यहाँ पर आपका देखें एक तो फूल आपका बनेगा इस तरीके से, ठीक है, और एक आपका इस तरीके से बनेगा, यानी ये। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दूर दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर कोना में मिला नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बी और एक सी दिख रहा है आपको, लेकिन आप देखेंगे बी मतलब इसमें उतना क्लियर नहीं है, लेकिन सी जो है एकदम से बेस्ट आपका परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा लंबा है थोड़ा छोटा है, इसमें भी दिख रहा है। तो आपका इसमें सी करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 14वें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14वें का सी। तो सी जिन्होंने लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15वें में से उत्तर सही आकृति का चयन करें। देखिए इसमें क्या है कि जो मतलब सादा वाला गोला है वो छोड़ दीजिए, जो भरा वाला गोला है इस दिशा में उसका मुंह है, और फिर इसके बाद में भरे वाले गोले का मुख इस दिशा में है, फिर इस गोले का मुख इस दिशा में होगा, फिर ऊपर होगा। देखिए एक साइकिल चल रहा है, ये ऐसे एक चक्र चल रहा है, तो इधर पहले गया फिर इधर गया। तो अब इधर वाला जिस गोले में आपका इधर वाला पार्ट जो है रंगा होगा वही होगा। अब इधर वाला पार्ट रंगा है किसमें, इसमें रंगा है, बाकी किसी में नहीं रंगा होगा। देखिए इसमें ये रंगा वाला नीचे ये नहीं होगा, इसमें भी बगल में है ये भी नहीं होगा, इसमें ऊपर है ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सीधे सीधे रंगा वाला पार्ट ये होगा और खाली वाला पार्ट ये होगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आगे देखेंगे ए ऑप्शन चित्र ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे प्रश्न है, उत्तर आरेखों से श्रृंखला को पूरा करने वाले प्रश्न चिन्ह का उत्तर ज्ञात कीजिए, बताएं। अब इसमें यहाँ पर दो दो भुजाएं हैं इसकी, यहाँ पर 3 भुजा है, यहाँ पर 4 भुजा, तो यहाँ पर कितनी भुजा होगी, 5 भुजा। देखिए 5 भुजा इनमें से किस में दिख रही है, देखिए ये पंचभुज, 1 2 3 4 5, 5 भुजा, ठीक है। पंचभुज ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर आरेखों की श्रृंखला को पूरा करने वाले प्रश्न चिन्ह का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक लाइन है और नीचे की ओर है, यहाँ पर 2 लाइन है इस दिशा में है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगी 3 लाइन होगी। अब 3 लाइन देखो इस दिशा में तो होगी नहीं, क्योंकि इस दिशा में ऑलरेडी है। ऊपर ऊपर तो 2 होगी नहीं, क्योंकि 3 2 यहाँ पर हो गई हैं, तो 3 आपकी होगी। और किस दिशा में होगी, इस दिशा में तो ऑलरेडी पहले से है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि 3 ऊपर दिशा की ओर 3 होंगी, ठीक है, 3 लाइनें। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 लाइन आपको ढूंढनी है, 2 है ये इसलिए ये नहीं होगा। इस दिशा में ऑलरेडी ये है तो इस दिशा में ये भी नहीं होगा, इस दिशा में ऑलरेडी ये है 3 वाला, तो ये भी नहीं होगा, यानी 3 लाइन है और 3 लाइन आएगी और ऊपर वाले आएगी, तो 1 2 3, ये ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए ऑप्शन में जो दिया गया चित्र एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसमें प्रश्न छिपा हुआ है। देखिए प्रश्न में आपको ये दिया है, इसमें से ये आकृति नहीं निकलेगी, इसमें भी से नहीं निकल रही है, इसमें से आप देखिए निकल रही है ये ये निकल रही आकृति, यही आकृति तो निकालनी थी हमको, बिल्कुल निकल रही डी ऑप्शन। तो इसका चित्र क्या लगाएंगे, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिगर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी प्रश्न पर आ चुका है, मतलब 19 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है। तो ये घन वाले पे मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए, बाकी देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 20 नंबर प्रश्न है, 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 4 मंजिलों वाली इमारतों में स्थित हैं। यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिल हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। चाहिए की बात करें, दूसरी मंजिल में लिफ्ट नहीं है, ये
कह नहीं सकते। 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, देखिए दूसरी मंजिल में अगर लिफ्ट नहीं है, 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, इसका मतलब ये नहीं सारी मंजिलों में लिफ्ट होगी ना नीचे से ऊपर तक, लिफ्ट नीचे से ही तो जाएगी, बिल्कुल, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। केवल तीसरी मंजिल के ऊपर की मंजिलों में लिफ्ट है, ये भी नहीं सही है। यहाँ पर क्या सीधा है कि सभी मंजिलों तक लिफ्ट के द्वारा पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो सकता है, इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ पुरुष निश्चित रूप से बुद्धिमान है, अन्य निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं है, लेकिन मध्यवर्ती पुरुषों में हमें कहना चाहिए कि बुद्धिमान बुद्धिमान क्या? हाँ, बुद्धिमान मुझे लगता है कि इसलिए या नहीं, मुझे उसे बुद्धिमान कहने के लिए इच्छुक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से लेखक का इरादे कि अच्छी तरीके से दर्शाता है। देखिए, उन पुरुषों को बुद्धिमान कहना जो आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान नहीं है, इस अवधारणा का अनुचित अशुद्धता के साथ उपयोग करना चाहिए, ये भी नहीं ठीक है। प्रत्येक अनुभवजन्य अवधारणा में स्पष्टता की एक डिग्री होती है, नहीं। किसी को बुद्धिमान कहना या ना कहना किसी की मतलब किसी की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो किसको बुद्धिमान कहता है, वो अपने किस मानदंड के हिसाब से कहता है। तो सी ऑप्शन इसका लगा सकते हैं। कॉलिंग समवन इंटेलिजेंट आर नॉट डिपेंड अपॉन वंस विन। आगे देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कथन कह रहा है कि प्रति 700 निवासियों पर एक डॉक्टर है, 16 वार्ड जिनमें प्रत्येक वार्ड में वार्डों की संख्या के बराबर डॉक्टर हैं। 16 वार्ड हैं जिनमें प्रत्येक वार्ड में वार्डों की संख्या के बराबर, प्रत्येक वार्ड में वार्डों की संख्या के 16 वार्ड हैं, वार्डों में वार्डों की संख्या के बराबर कितने हैं? डॉक्टर, यानी 16 डॉक्टर आपको पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक कह रहा है कि इस शहर में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस यहाँ पर कह रहा है केवल एक, मतलब कि इसमें इस शहर में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस शहर में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ये निकाला जा सकता है? तो देखिए, क्या ये निकाला जा सकता है? बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया 22 नंबर का देखें। देखें, इसमें से क्या है कि भाई या तो एक पर्याप्त है या तो दो पर्याप्त है, चूंकि प्रति 700 निवासियों पर एक डॉक्टर है, तो इससे भी आपका निकल सकता है और वार्डों से भी निकल सकता है। तो या तो एक या तो दो पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर इसका जो है या तो एक या तो दो, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और देखें, प्रति 700 निवासियों पर एक डॉक्टर होता है, तो 700 व्यक्तियों पर प्रति 700 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि शहर में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ये बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं बात कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस करने को आप नहीं बता सकते हैं कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने डॉक्टर हैं अगर पूछा आता तो आप बता पाते कि भाई हाँ प्रति 700 निवासियों पर एक डॉक्टर है, तो आप बता सकते कि भाई हाँ, यह डॉक्टर जो है 700 निवासियों पर अगर एक डॉक्टर है तो पूरी जनसंख्या निकाल लेते, मान लेते हैं कि जनसंख्या जितनी थी तो उस पे हिसाब से पर 700 के हिसाब से हम निकाल लेते। तो यहाँ पर क्या होगा, कितने डॉक्टर शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये नहीं बता सकते। तो केवल इसमें, अच्छा इसमें क्या है, 16 वार्ड है जिनमें प्रत्येक वार्ड में वार्डों की संख्या के बराबर डॉक्टर हैं। तो आप बता सकते केवल दो पर्याप्त है जबकि केवल एक पर्याप्त नहीं है, ये भी नहीं। या तो यहीं पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, या तो एक या तो दो, क्योंकि दोनों के हिसाब से, क्योंकि अब यहाँ पर अगर हिंदी के हिसाब से देखेंगे कि भाई इसमें कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा हमको अपने से मतलब नहीं है। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर इसका सी लग रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में, लेकिन सी ऑप्शन इसका यूनिवर्सिटी का डिपेंड करती है, उस पर देखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कथन आपसे कह रहा है कि साहिल ने अगले ही दिन अपना जन्मदिन मनाया जिस दिन अरुण ने अपना जन्मदिन मनाया। तो यानी साहिल ने, मान लेते हैं साहिल ने एक दिन मानते जन्मदिन मनाया साहिल ने, ठीक है, और उसके अगले ही दिन अरुण ने अपना जन्मदिन मनाया। साहिल ने मान लेते हैं किसी दिन मनाया, तो अरुण ने उसके अगले दिन, यानी अरुण ने फिर उसके दूसरे दिन मनाया। साहिल की बहन का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन पड़ता है। दूसरा कथन कि साहिल का जो जन्म, साहिल की बहन का जन्म है, साहिल की एक सिस्टर है, उसका जन्म सप्ताह के तीसरे दिन पड़ता है, यानी कि जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार को, मान लेते हैं उसका अगर बुधवार को पड़ता है तीसरे दिन, तो बुधवार को पड़ता है। साहिल के जन्म के 2 दिन बाद, अब बुधवार को पड़ता है साहिल का जन्म, इसका मतलब आपका कितने दिन पहले हुआ था? साहिल का जन्म 2 दिन पहले, यानी कि मंगल और सोम, यानी कि रविवार को साहिल का जन्म हुआ था, ठीक है, रविवार को साहिल का जन्म हुआ था। तो और साहिल ने अगले ही दिन अपना जन्मदिन मनाया था, अरुण के जन्मदिन, मतलब कि अरुण ने अपना जन्मदिन मनाया जिस दिन, तो अरुण से एक दिन बाद में साहिल ने अगले दिन मनाया, तो अरुण इससे पहले आएगा, यानी कि शनिवार को अरुण ने मनाया, ठीक है, रविवार को साहिल ने, और बुधवार को आपने मनाया किसने? उसकी बहन ने।
तो ये तीनों मतलब कि दोनों अगर निकालेंगे तभी क्लियर हो रहा है। बाकी साहिल, अच्छा साहिल का जन्मदिन किस सप्ताह में, मतलब सप्ताह के किस दिन था? तो साहिल का जन्म रविवार को था, ये वैसे क्लियर हो जा रहा है, केवल 2 ही कथन से। तो केवल 2 ही पर्याप्त है, इसमें लिख सकते हैं केवल 2 पर्याप्त है, जबकि 1 पर्याप्त नहीं है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, तस्वीर में आदमी तान्या के दादा का इकलौता बेटा है। कोई तस्वीर है तो भाई उसमें तान्या के दादा हैं, ठीक है, दादा की अगर बात की है तो तस्वीर में अगर उनके दादा हैं तो उनका इकलौता पुत्र तस्वीर में है, यानी कि तान्या के पापा हो गए, ठीक है, तो ये पापा हो जाएंगे और इनकी बेटी तान्या है। तो ये क्लियर होगा कि भाई दादा। तो प्रश्न है कि तान्या तस्वीर में दिखाई देने वाले व्यक्ति को किस प्रकार संबंधित है? आप एक से भी बता सकते हैं, दूसरे से। तस्वीर में व्यक्ति का कोई भी भाई नहीं है। अब तस्वीर में कोई भी व्यक्ति, मतलब कि कोई तस्वीर में व्यक्ति जो है उसका कोई भाई नहीं है, बिल्कुल कोई भाई नहीं, मान लेते ये है, कोई भाई नहीं उसका। और उसके पिता तान्या के दादा हैं, इसके पिता तान्या के दादा हैं, तो ये दादा तान्या के हो गए, तो जाहिर सी बात है तान्या के पापा होंगे जब इसके कोई भाई बहन नहीं है, तो दोनों से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या लगा सकते हो, या तो 1 पर्याप्त है या तो 2 पर्याप्त है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का, 24 का सी ऑप्शन। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न, शोभा गुप्ता ने साक्षात्कार में 50% अंक और समूह चर्चा में 40% अंक प्राप्त किए हैं। वह पिछले 8 वर्षों से काम कर रही है, जिसमें 4 साल एक बैंक में प्रबंधक क्रेडिट के रूप में 60% अंकों के साथ बीए की डिग्री पूरी करने के बाद उसका जन्म 12 सितंबर 1978 को हुआ था। अब ये बताइए, मामला महाप्रबंधक अग्रिम को भेजा जाना है या डाटा निर्णय के लिए अपर्याप्त है यदि मामले को कार्रवाई कार्यकारी निदेशक के पास भेजा जाना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी बेटर लग रहा है इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाश गोखले का जन्म जो है 4 अगस्त 1977 को हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर में 65% अंक और स्नातक में 68% अंक प्राप्त किया है, और वह स्नातकोत्तर पढ़ाई की पूरी करने के बाद पिछले 10 वर्षों से एक बैंक में अग्रिम विभाग में काम कर रहे हैं। उसने ग्रुप डिस्कशन में 45 अंक और इंटरव्यू में 50% अंक हासिल किए हैं। तो ये आपको अग्रिम महाप्रबंधक अग्रिम को भेजा जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्रों में से कागज पर विचार कीजिए जिसमें फोल्डिंग लाइन के डॉटेड संदर्भ में कुछ कट है, और फोल्ड करने के बाद यह कैसा दिखेगा? फोल्ड यानी मोड़ने के बाद में, तो इसको अगर हम मोड़ देंगे ऐसे, देखिए ये त्रिभुज जाकर के इस पे बैठ जाएगा और ये जाकर के इस पे बैठ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आकृति बिल्कुल बनेगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कई आकृति ऐसी बन रही है, तो त्रिभुज अगर यहाँ पर पलटेंगे तो ये देखिए अगर नज़दीक होता तो एक दूसरे के ऊपर त्रिभुज चढ़ जाते, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, चढ़ेगा नहीं त्रिभुज, यानी एक दूसरे से सट जाएंगे ये जा करके। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर एकदम से चढ़ जाएंगे, क्योंकि ये किनारे है और ये भी किनारे, तो जा करके जब इस पे होगा तो एकदम से चढ़ जाएगा, यानी कि त्रिभुज एकदम से बन जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका। तो 27 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नीचे दिए गए चित्र में एक कागज पर विचार कीजिए जिसमें फोल्डिंग लाइन के डॉटेड संदर्भ के साथ कुछ कट है, फोल्ड करने के बाद यह कैसा दिखता है, बताएं। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें सीधा सीधा ए वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल लगा देंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक कौन है? अब यहाँ पर कंप्यूटर से ही रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे हैं, ठीक है। रीजनिंग आपकी यहीं पर खत्म, कुछ बाद में प्रश्न रीजनिंग के हैं उनको हम चर्चा कर लेंगे अभी जब पेपर देखेंगे लास्ट में, ठीक है। कंप्यूटर का जनक कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। व्हाट इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक कौन है, बताएं। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज जो हैं वो कंप्यूटर के जनक हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सही परिभाषा क्या है? कंप्यूटर की, देखिए कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जिसमें अंकगणितीय या तर्क ऑपरेशन अनुक्रम को स्वचालित रूप से करने के लिए एक प्रोग्राम किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर केवल द्विआधारी भाषा समझता है, यानी बाइनरी समझता है, जीरो और मतलब कि एक के रूप में लिखी जाती है, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनर्प्राप्त और संसाधित मतलब संशोधित करता है, प्रोसेस करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द मेंशन यानी उल्लिखित सभी करेक्ट आंसर हैं कंप्यूटर के बारे में। 31 प्रश्न नंबर पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे देखेंगे तो ये सब प्रश्न पूछे गए थे, मैंने बताए थे।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट उपयोगकर्ता से डाटा मतलब प्राप्त डाटा को कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये होता है इनपुट यूनिट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 33 नंबर प्रश्न है, मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच उच्च गति मेमोरी को क्या कहा जाता है? बताएं। व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू कार्ड? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 का। बिल्कुल कैश मेमोरी जो होती करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 34 नंबर, एक कंप्यूटर में मेमोरी के दो मूल प्रकार हैं, बताएं। टू बेसिक्स टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 34 का बी ऑप्शन, प्राथमिक और द्वितीयक यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एम एस वर्ड कम्स अंडर यानी एम एस वर्ड के अंतर्गत क्या आता है? एम एस वर्ड के अंतर्गत इनमें से जो आता है वो आता है दस्तावेज उत्पादन यानी कि डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर मेकिंग फॉन्ट बोल्ड इज यानी फॉन्ट को बोल्ड बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा प्रयोग करते हैं? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, CTRL प्लस बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस मौजूदा दस्तावेज को बदलना दस्तावेज कहलाता है? चेंजिंग एन एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट, बताएं। 37 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, संपादन करना, एडिटिंग उसको बोलते हैं। किसी मौजूदा दस्तावेज को बदलना दस्तावेज कहलाता है एडिटिंग, संपादन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोल्ड इटालियन नियमित को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक फॉन्ट शैली है, फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, शीर्ष लेख और पाद लेख लेख देखने के लिए आपको इस पर स्विच करना होगा। टू व्यू हीडर एंड फूटर यू मस्ट स्विच टू, बताएं। तो इसके लिए क्या होगा? प्रिंट आउट दृश्य और प्रिंट पूर्वावलोकन मोड यानी कि प्रिंट लेआउट व्यू और प्रिंट प्रीव्यू मोड, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका होगा। दोनों 39 का डी ऑप्शन करेक्ट था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था द शॉर्टकट फॉर सेंट्रली सेंट्रली अलाइनिंग अ टेक्स्ट यानी कि किसी पाठ को केंद्रीय रूप में संरेखित करने का शॉर्टकट क्या है? इनमें से बताएं कौन सी कुंजी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, CTRL प्लस ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 40 का। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी दस्तावेज को अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ये बढ़िया प्रश्न है, बताएं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडो द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, CTRL प्लस जेड, बिल्कुल डी ऑप्शन सी ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संरेखण को सही ठहराने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? संरेखण को सही ठहराने के लिए जो है वो CTRL प्लस जेड है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर नया आदेश का उपयोग करें, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन न्यू, ठीक है, यानी फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज न्यू कमांड एट फाइल मेन्यू, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर यानी चित्र और परिदृश्य हैं। चित्र और परिदृश्य क्या होते हैं? 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पृष्ठ अध्यन्यास होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट या फिर ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आदि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम किस रूप में जानते हैं? इसको जानते हैं पाठ प्रभाव यानी कि टेक्स्ट इफेक्ट्स के रूप में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, स्वर सुधार मूल रूप से आपके द्वारा टाइप करते समय डैश शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, गलत वर्तनी को यानी कि मिसस्पेल्ड को मतलब कि स्वतः सुधार मूल रूप से आपके द्वारा टाइप करते समय गलत वर्तनी वाले शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नया दस्तावेज बनाने के लिए कुंजी पटल शॉर्टकट क्या है? नया दस्तावेज बनाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी पटल है वो CTRL प्लस एन होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, किसी भी वर्ड दस्तावेज की पृष्ठभूमि क्या होती है? बताएं। 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वह रंग है जिसे आपने विकल्प मेनू के तहत वो पूर्व निर्धारित किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था,
प्रश्न है सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन डॉट डॉक्स। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट? तो वर्ड डॉक्यूमेंट ये होगा डॉक्स डॉट डॉक्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर मेकिंग फॉन्ट इटैलिक, यानी फॉन्ट इटैलिक बनाने के लिए, फॉन्ट इटैलिक बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो फॉन्ट इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट कीबोर्ड जो है CTRL+I, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द की शॉर्टकट्स इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि किसी दस्तावेज को वर्ड में मुद्रित करने के लिए किस कुंजी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो किसी दस्तावेज को वर्ड में मुद्रित करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं? CTRL+P, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है व्हिच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन? एक्सेल स्क्रीन में विंडो के शीर्ष पर कौन सा बार स्थित होता है? तो एक्सेल स्क्रीन पर विंडो के शीर्ष पर जो स्थित होता है वो होता है शीर्षक बार, यानी कि टाइटल बार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 53 नंबर प्रश्न है एक्सेल में कौन सा दृश्य पृष्ठों को ठीक उसी प्रकार प्रदर्शित करता है जैसे वे मुद्रित होने पर दिखाई देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन पृष्ठ लेआउट दृश्य, यानी पेज लेआउट व्यू, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, क्या पूछा गया था 54 नंबर प्रश्न? प्रश्न आपसे पूछा गया था MS एक्सेल में कॉलम को डैश के रूप में नामित किया जाता है। तो कॉलम को किस रूप में नामित किया जाता है? ABCD, 1 2 3 4, या फिर इस तरीके से रोमन अंक में, संख्याओं में, अक्षर में, यानी कि अल्फाबेट्स, नंबर्स, रोमन न्यूमेरिकल्स? बताएं किस में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसको जो है कॉलम को ABCD यानी कि अक्षर में, अल्फाबेट्स में करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है MS एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? बिल्कुल फिल्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन ऑटो फिल्टर इज राइट आंसर। आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में गो टू संवाद बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका किसका प्रयोग करते हैं उसमें? F5 का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 57 नंबर है MS एक्सेल में टैब कुंजी का उद्देश्य क्या है? MS एक्सेल में टैब कुंजी का क्या उद्देश्य है? टैब कुंजी का क्या उद्देश्य है? सेल पॉइंटर को अगले कॉलम में ले जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 58 नंबर MS एक्सेल में इंटर कुंजी का क्या उद्देश्य होता है? तो इंटर कुंजी का उद्देश्य होता है सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू मतलब कि एक्सक्यूट फार्मूलाज इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में सूत्रों को निष्पादित करने का प्रतीक क्या होता है? तो सूत्रों को निष्पादित करने का जो प्रतीक होता है इज इक्वल टू, यानी कि बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 मतलब 59 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 59 नंबर का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपसे पूछा गया है हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल, यानी कि कार्यपत्रक में एकल तत्व को एक्सेल में कैसे जाना जाता है? तो उसको हम कैसे जानते हैं? सेल के रूप में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक्सेल में कौन सा टैब स्प्रेडशीट को प्रूफिंग? बताएं एक्सेल में कौन सा टैब स्प्रेडशीट को प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग और चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताएं एक्सेल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन समीक्षा, इसको बोलते हैं रिव्यू। ठीक है, तो एक्सेल में कौन सा टैब स्प्रेडशीट को प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग और चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है? वो होता है रिव्यू यानी समीक्षा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का सी ऑप्शन। आगे देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है MS एक्सेल में पंक्तियों को कैसे क्रमांकित किया जाता है? यानी कि जो रोज होते हैं, हाउ आर रोज नंबर्ड इन MS एक्सेल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन संख्यात्मक रूप से 1 2 3 4, न्यूमेरिकली, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल एक्सेल 2007 एंड एबव? एक्सटेंशन फाइल एक्सेल 2007 और ऊपर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था 63 का? बिल्कुल .xlsx, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर हाउ आर सेल्स नेम्ड इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे रखा जाता है? तो कोशिकाओं का नाम कैसे रखा जाता है?
वो वर्णानुक्रम में रखा जाता है, यानी कि अल्फाबेटिकली में रखा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 65 नंबर। वर्क सीट इन इज आल्सो कॉल्ड एन एरिया ऑफ सेल। कार्यपत्र को सारणी का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ, कोशिकाएं, बॉक्स या सूत्र। तो क्या कहते हैं उसको? 65 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोशिकाएं यानी सेल्स, एरिया ऑफ सेल्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 66 नंबर प्रश्न है। एमएस एक्सेल में पत्रक जानकारी और सम्मिलन बिंदु स्थान प्रदर्शित करने के लिए किसी पट्टी का उपयोग किया जाता है? बताएं किसका उपयोग करते हैं? उसका उपयोग करते हैं स्थिति बार का, स्टेटस बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 67 का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एरिया वेयर यूआरएल इज मतलब कि इंसर्टेड, यानी कि वह क्षेत्र जहां यूआरएल डाला जाता है। यूआरएल कहाँ डाला जाता है? यूआरएल एड्रेस बार में डाला जाता है। ये भी मैंने बताया था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर, अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस नेविगेशन बटन का उपयोग किया जाता है? बताएं व्हिच नेविगेशन बटन इज यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट पेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 का? बिल्कुल बी ऑप्शन, फॉरवर्ड बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फुल फॉर्म ऑफ HTTP, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसको भी मैंने आपको बताया था कई बार। अगला प्रश्न है, व्हिच अलाउज द यूजर टू व्यू द लास्ट व्यूड यूआरएल्स, मतलब कि यानी कि कौन सा उपयोगकर्ता को अंतिम बार देखें गए यूआरएल को देखने की अनुमति देता है? तो देता है इतिहास, हिस्ट्री जो होती है, उससे आप दोबारा भी देख सकते हैं जो भी आपने सर्च वगैरह किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच आईएसपीज आर नॉट फ्रॉम इंडिया? कौन से आईएसपी भारत से नहीं है? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर फुल फॉर्म पहले जान लें। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। तो कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भारत का नहीं है? देखिए, रिलायंस तो भारत का है, बीएसएनएल भी भारत का है, एयरटेल भी भारत का है, जबकि आपका जो वोडाफोन है ये ब्रिटिश है। वोडाफोन भारत का नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। मतलब वोडाफोन भारत का नहीं है ये सिम। ठीक है, और मतलब ना ये तो मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये भारत का नहीं है। ठीक है, विदेशी कंपनी है वोडाफोन। क्लियर, ध्यान रखेंगे। बाकी ये तीनों रिलायंस, बीएसएनएल और एयरटेल जो हैं ये भारत के हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या? इसको भी मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर उपकरण और आईपी, बिल्कुल आईएसपी। ठीक है, दोनों होने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 75 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच बार इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्राउजर? ब्राउजर के शीर्ष पर कौन सा बार स्थित होता है? इसको भी मैंने बताया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, एड्रेस बार इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर पीड़ित की हर ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखता है, पृष्ठभूमि में सभी डेटा संकलित करता है और इसे तीसरे पक्ष में भेजता है? ये क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 76 का? स्पाईवेयर बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश किसी और रचना या विचार लेने और अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करने का वर्णन करता है? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, साहित्यिक चोरी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मालवेयर या मेलवेयर इसे दोहराता है या क्लोन नहीं करता? बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? व्हाट काइंड ऑफ मेलवेयर डज नॉट रिप्लेस्ड और क्लोन इटसेल्फ थ्रू इन्फेक्शन? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 78 का। 78 का बिल्कुल डी ऑप्शन, ट्रोजन्स बोलते हैं उनको, ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन सिस्टम हैकिंग इज? पासवर्ड क्रैक करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रैकिंग पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 80 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट लीस्ट द लीस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंस्क्रिप्शन? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षित इंस्क्रिप्शन है? इनमें से सबसे कम मजबूत जो इंस्क्रिप्शन है इनमें से वो है बीईपी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे कम मजबूत सुरक्षित जो है इंस्क्रिप्शन है। 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न 81 नंबर, व्हाट डज पीसीटी स्टैंड फॉर? पीसीटी का पूरा नाम क्या है? पीसीटी का पूरा नाम क्या है? 81 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीसीटी का पूरा नाम होता है प्राइवेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्राइवेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठीक है, इसका पीसीटी का फुल फॉर्म होता है। आगे देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 82 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मीडिया परिदृश्य से संबंधित नैतिक आचरण की जांच का वर्णन करता है? तो साइबर एथिक्स यानी साइबर एथिक्स करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोड रो एक के समान है। द कोड रेड इज सिमिलर टू आ। कोड रेड एक के समान है इनमें से। फोटो संपादन सॉफ्टवेयर के नहीं, एंटीवायरस सब प्रोग्राम या वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर वायरस। तो कोड रेड क्या है? कोड रेड जो है वो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है, उसी के समान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे सूची संबद्ध या सूचीबद्ध वस्तुओं में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षित प्रोटोकॉल है? इनमें से बताएं। सबसे कम मजबूत प्रोटोकॉल है पूछा गया है। 84 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम मजबूत प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। इसमें से सबसे कम मजबूत प्रोटोकॉल की अगर बात करें, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत तो HTTPS से सुरक्षित है। हालांकि इसको अभी छोड़ दें, इस पर मैंने चर्चा करी थी तो मैंने ज़्यादा वाला इसमें ध्यान दिया था, हालांकि छोड़ दो इसको अभी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 85 नंबर, डीएनएस एक डोमेन नाम का अनुवाद इनमें से किससे करता है? बताएं। एक डीएनएस जो है एक डोमेन नाम का अनुवाद इनमें से किससे करता है? 85 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है वर्णमाला में के और आर अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर आता है? तो के और आर के बीच में यन और दोनों आते हैं। हालांकि दोनों जो हैं आप देखेंगे अगर लिखेंगे तो क्या होता है, के और आर अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा वर्णमाला में? ठीक है, तो देखेंगे ABCDEFGHIJ के लिए मेनू के, यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू, आर, यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर दो अक्षर अगर इधर से हम हटा दे रहे हैं, दो इधर से हटा दे रहे हैं, तो इसके बीच में आप देखें कौन सा अक्षर पड़ा, यन और ओ पड़ रहा, तो पहले आप यन आ रहा तो यन लगा देंगे, यन या ओ में से कोई एक। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्रैंड फादर लिखा हुआ है। ग्रैंड फादर शब्द के प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, तो कौन सा अक्षर बाएं से छठा होगा? तो यहाँ पर जी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, यदि एक कार घोड़े की तरह है तो एक विमान किसकी तरह होगा? कार देखें, कार जो है एक बनाई हुई चीज़ है, घोड़ा प्राकृतिक चीज़ है, ऐसे विमान जो है बनाई हुई चीज़ है, पक्षी प्राकृतिक चीज़ है, दोनों आकाश में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 89 नंबर, यदि एक पुस्तक एक पुस्तकालय की तरह है तो एक फूल जो है किसकी तरह है? यदि एक पुस्तक पुस्तकालय की तरह तो एक फूल एक गुलदस्ता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उद्यान संयंत्र या पेड़ नहीं होगा, गुलदस्ता होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा, यहाँ पर ऑप्शन से प्रश्न लगेगा, एक पत्नी अपने किससे बड़ा है? एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। ठीक है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष के बाद में पुत्र 15 वर्ष का हो जाता है तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या, एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं साधारण सा फार्मूला। देखें ऑप्शन, आप देखें इसमें 90 का ऑप्शन क्या देखेंगे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि क्या पूछा गया है, पत्नी की वर्तमान आयु, मान लेते हैं पत्नी 45 साल की है। अब जब पत्नी 45 साल की है तो पति जो है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी अपनी पति से कितना बड़ा होगा वो? 3 वर्ष, यानी कि कितना हो जाएगा वो 48 साल का है। ठीक है, 48 साल का है। अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। क्या अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा, यानी कि 12 चौको 48, यानी 12 साल का उसका लड़का है। 12 चौक 48। ठीक है, तो 12 साल का उनका लड़का है और उससे 4 गुना बड़ा है। मान लेते 3 साल के बाद में उसका पुत्र 15 साल का हो जाता है। 3 साल के बाद में पुत्र, जाहिर सी बात है 3 साल 12 में जोड़ोगे 15 हो जाएगा, यानी ये 48 बिल्कुल सटीक, 45 बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन 45 वर्ष। ठीक है, 45 वर्ष की उसकी पत्नी है। ठीक है, व्यक्ति 48 साल का है और पुत्र उसका कितने साल का है? वो 12 साल का पहले है और 15 साल का 3 साल के बाद में हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है। आगे देखेंगे, ऐसे यहाँ पर भी आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा कि जो है, यदि उनकी आयु का योग 152 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है?
वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु क्या है, तो आपको सीधा सीधा निकालना है। देखिए 50 वर्ष का अंतर है किसकी किसके बीच में, एक्स और उसके दादाजी के बीच में 50 वर्ष का अंतर है। मान लेते हैं हम यहाँ पर जो है 25 और 75 मानते हैं, तो 50 वर्ष का अंतर आ जा रहा है। लेकिन 25 और 75 में आप देखेंगे 6 वर्षों के बाद में अगर आप जोड़ें, 6 वर्षों के बाद में, तो 25 में 6 साल जोड़ो कितना हो जाएगा, 25 छा कितना होता है, 25 छा 31 और 75 छा 71, इसको जोड़ो कितना होता है, 1 1 2 7 3 10, 102 ये आता है, नहीं जोड़े में आएगा। यानी इसमें सबसे बड़ा जो दिख रहा है 95, इसको जोड़ेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात 45 और 95 में 50 का अंतर है, 50 का अंतर दादा और उसके पुत्र में, मान लेते पुत्र जो है उसका, दादा जो मतलब कि नाती जो है 45 साल का है, बाबा 55 मतलब 95 साल का है, 50 वर्ष का अंतर है, बिल्कुल है दोनों में। 6 साल के बाद में तो 45 का था, 6 साल के बाद में कितना हो जाएगा वो, 45 साल के बाद में कितना साल का हो जाएगा, 45 साल के बाद में हो जाएगा वो 51 साल का, और ये हो जाएगा 102 साल का, ठीक है, 101 साल का, ठीक है। 95 और 6 101, तो एक एक जोड़ दो, 2 5 और 152, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था, 45 और 95, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर 92 से लेकर के 96 तक जानकारी दी गई है। अच्छा इसको मैंने हल कर लिया है, तो इसको मैंने हल किया हुआ है, तो इसको लेकर के आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर हल करके एक बार दिखा दे रहा हूँ फिर से आपको। यहाँ पर सीधा सीधा कह रहा है कि एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं जिनके नाम पी क्यू आर एस टी एन है, उनकी आयु अलग अलग है, वे सभी एक दूसरे के क्रम में से संबंधित हैं, और इस जानकारी दी गई है कि टी जो है क्यू से बड़ा है। मान लेते हैं टी कोई है, वो किससे बड़ा है, क्यू से बड़ा है, टी आपका क्यू से बड़ा है, ठीक है, पी क्यू से बड़ा है, ठीक है, पी जो है वो क्यू से बड़ा है, क्यू से बड़ा कौन है, पी क्यू से बड़ा है, ठीक है, लेकिन टी से छोटा है, क्यू जो है मतलब पी जो है क्यू से बड़ा लेकिन टी से छोटा है, यानी टी से छोटा है, टी भी बड़ा है उससे, क्लियर। तो ये हो गया आपका, एक मिनट, टी जो है क्यू से बड़ा है, क्यू से बड़ा हो गया, और पी क्यू से बड़ा है, पी क्यू से बड़ा है, सॉरी पी क्यू से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, लेकिन जो है टी से छोटा है पी, ठीक है, किससे, टी से छोटा, यानी कि टी से छोटा है पी, ठीक है, मान लेते हैं। तो टी से छोटा है पी, यानी ऐसे यहाँ पर हमने बना लिया इसको। अब कह रहा है यन और यस विवाहित जोड़े हैं, यन और यस जो है विवाहित जोड़े, मैंने यहाँ पर लिख लिया विवाहित जोड़ा। परिवार में तीसरा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 38 साल का है, तीसरा सबसे व्यक्ति 38 साल का है। मैंने इसको हल किया हुआ है, और मैंने पूरा हल किया हुआ है इसका। अगर यहाँ पर इस पे हल नहीं कर मतलब कि करने में बड़ी दिक्कत होगी, हालांकि सिंपल सा मैंने यहाँ पर हल किया था। तो ये आपका 38 साल, तीसरा बुजुर्ग व्यक्ति मान लेते हैं 38 साल का है, क्यू पी की बहन है। अब देखिए यहीं से आपका क्लियर हो रहा है, क्यू पी की बहन है, तो क्यू जो है बहन है, सबसे पहली बात ये क्यू किसकी बहन है, पी की बहन है, पी की बहन मैंने कर दिया। आर पी का पिता है, आर जो है वो पी का पिता, तो क्यू का भी पिता आर होगा, तो आर पिता है तो इसकी कोई पत्नी भी होंगी, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति इसमें 35 साल का है, तो यन परिवार मतलब पूरा अगर इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, और इसको मैंने हल किया हुआ है सीधा सीधा, तो टाइम वेस्ट ना करें, मैंने इसको हल किया हुआ है, विस्तार से हल किया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें आप उत्तर सुन लें बस, केवल उत्तर क्या है। देखिए पहला प्रश्न आपसे 92 नंबर, यस क्यू की आयु 75 वर्ष की है, तो क्यू की आयु क्या है। तो यदि यस की आयु, तो यस का आयु ऑलरेडी आपका दिया हुआ था उसमें, यस की आयु 69 साल, उसमें जब हल करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये यस 69 साल का है, यानी क्यू आपका 6 साल का पड़ेगा, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका यस की अगर कितनी है 69 साल की है, प्लस क्यू हो जाएगा बराबर 75, ठीक है, कुल आयु। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या निकलेगा, 75 घट जाएगा इनमें से जाकर के 6 साल, तो इसका 92 का 6 करेक्ट आंसर था, अगर 6 लगाया होगा आपने तो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 93 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न को मैं किसी दिन हल करवा दूंगा आपके बोर्ड पर, ठीक है। यस पी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यस पी जो है एक दूसरे के क्या है, मतलब कि यस जो है वो दादी है किसकी, क्यू की, ठीक है, यस ये सॉरी यस पी की दादी है और क्यू की भी दादी है, चूंकि क्यू बहन है पी की, तो चूंकि जब क्यू की दादी यस है तो पी की दादी भी यस है, ठीक है, और यस की उम्र ही 69 वर्ष की है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो दादी है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 94 नंबर, 35 वर्ष का कौन सा व्यक्ति इनमें से है, तो 35 साल का कौन सा व्यक्ति है, 94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका, आर जो है 94 वर्ष का है, क्योंकि यम जो है 38 साल का बताया गया है, यम 38 साल का है, और यम का छोटा भाई है कौन, आर, ठीक है, तो आर जाहिर सी बात है 35 साल का होगा, क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को।
आगे देखेंगे 95 नंबर प्रश्न है, कितने व्यक्ति पी से बड़े हैं? तो पी देखें सबसे मतलब कि पी जो है पी से छोटी है क्यू, यानी क्यू उसकी बहन छोटी है पी से। बाकी उसके जो है कितने सदस्य कुल मिलाकर के देखें, 1 2 3 4 5 6 लोग उससे बड़े हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी से 6 लोग बड़े हैं, 1 लोग छोटी हैं। अगला प्रश्न है, परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की संभावित आयु कितनी है? तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कुल मिलाकर के 69 साल का बताया गया है प्रश्न में, तो 68 साल का तो होगा नहीं, तो यहाँ पर 80 और 74 दोनों हो सकता है, तो डी ऑप्शन इसीलिए आपको दिया दिया गया है, ए और बी दोनों, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 97 नंबर प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में सिंबल को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में नंबर को क्या लिखा जाएगा? ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकली मुझे सही नहीं लगा, ठीक है, तो इसको मैंने हल किया, इसको छोड़ दें 97 नंबर को। बाकी 2 प्रश्न आप देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, कंप्यूटर को जो है ये लिख दिया गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा यही पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा क्या किया गया है, 2 2 अक्षर को बदल दिया गया है। देखिए यहाँ पर ई आर तो आर ई कर दिया गया है, टी यू तो जो है यहाँ पर टी यू है, तो टी यू ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है, टी यू लिख दिया गया है। ऐसे ही देखिए ई आर और ओ सी यहाँ पर कर दिया गया है, फिर बाकी एम पी तो पी एम कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, फिर टी यू ऐसे रखा गया है। सीधे यहाँ पर भी आप देखेंगे सीधा क्या चल रहा है, यहाँ पर डी ई को ई और डी कर दो, यहाँ से यहाँ क्या गया सीधा दिखे, आर आर ई ई टी टी, ऐसे देखें ये उल्टा डायरेक्ट किया गया। एक मिनट अगर देखें इसको, आर का उल्टे आर यहाँ पर लिख दिया गया है, ई यहाँ पर लिख दिया गया है, यू यहाँ पर लिख दिया, यू देखें यू यहाँ पर है और टी यहाँ पर, टी मतलब आपस में स्थान बदल दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या निकलेगा, आपका निकलेगा देखेंगे यहाँ पर डी मतलब ई आर हो जाएगा, यहाँ पर ई आर के स्थान पर क्या किया गया है, तो आर ई हो जाएगा, आर ई हमने भी यहाँ पर देख लिया, आर ई हो गया, ठीक है। ऐसे ही एच पी हो जाएगा, एच पी हो जाएगा, टी यू है तो टी यू यहाँ पर है ना, टी यू है तो टी यू नहीं होगा, तो यानी कि एच पी है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पी एच है तो पी एच ही रहेगा, पी एच यानी कि पी एच यहाँ पर देख लें, बहुत सही देखें, पी एच यहाँ पर है, पी एच यहाँ पर, चूंकि ये बदल नहीं, टी यू ऐसे ही है, बदला नहीं है, तो टी यू ऐसे रहेगा, बाकी ये 2 बदले हैं, ठीक है, और ये 2 बदला है, ये 2 बदला है, बीच वाला टी यू वाला नहीं बदला है, तो ये नहीं बदला है। देखिए आई सी अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सी आई है तो आई सी हो जाएगा, और डी ई है तो ई डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन बी ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने लगा दिया होगा, क्योंकि क्या उन्होंने देखा कि डायरेक्ट उन्होंने देखा कि भाई ये बदल रहा है, हालांकि इसमें सारा का सारा बदलना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर टी यू जो लिखा है यहाँ पर भी टी यू ही लिखा है, ठीक है, इसमें संशोधन नहीं किया गया है। क्लियर, यहाँ पर थोड़ा बहुत उल्टा देखें, अगर सी को क्या लिखा गया यहाँ पर, सी के स्थान पर ओ एम पी टी यू ई आर लिखा गया था, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है ओ एम पी यू टी ई आर, तो यहाँ देखें ई आर को आर ई लिख दिया गया इधर, तो ऐसे यहाँ पर हमको ई आर को हमको यहाँ पर लिखना आर ई लिखना, आर ई से शुरुआत होगी, ठीक है, हमने कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर टी यू यहाँ पर उठा कर दिया गया, तो ऐसे ही हमको यहाँ से पी एच को उठा करके यहाँ पर पी एच कर देना है, पी एच हमने कर दिया। यहाँ पर क्या किया गया है आगे, फिर क्या किया गया है, पी एम कर दिया गया, एम पी को पी एम कर दिया गया है, हमने भी इधर उधर आपस में स्थान बदल दिया, पी एम कर दिया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पी एच को मतलब कि यहाँ पर पी एच था मतलब पी एच कर दिया, फिर आई सी था, यहाँ पर क्या था सी आई था, तो हमने आई सी कर दिया, आई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
इसमें देखेंगे क्या दिया गया है आपसे, बेनारेक प्रश्न का चित्र देखिए जो हरियाणा भारत और एशिया के बीच में सबसे अच्छा अंतर संबंध दर्शाता है। सिंपल सा यहाँ पर दिखा गया है कि देखिए एशिया और हरियाणा जो है पूरा का पूरा भारत में है, पूरा का पूरा भारत एशिया में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट था। ऐसे ही यहाँ पर 100वां नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, कौन सा चित्र गांव जिला और राज्य को, तो देखें गांव राज्य और जिला की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया करेक्ट आंसर, चूंकि गाँव जो होगा जिला उसके बाद में होगा, फिर आपका उसके बाद में कौन सा होगा, मतलब कि राज्य होगा। तो क्लियर, इसका भी डी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 100वें का, तो 100वें का डी था, और इसका 99 नंबर का भी आपका सी ऑप्शन था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आप लोगों ने नहीं देखा था तो इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था, ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।